ये दुनिया के जितने गम तकलीफें होते हैं साहित्य उसको दूर करने में बहुत मदद करता है। और अरस्तु ये सब जो लोग जानते हैं कि ग्रीक जो थ्योरी है पोएटिक थ्योरी, उसमें तो कैथारसिस की जो चर्चा होती है, आपके अंदर के सारे दुखों को ये बाहर भी निकालता है, उसको बेचता है, विवेचित करता है। और सैलियत के बहाने हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और मुझे बार बार लग रहा था कि अभी आपने भी चर्चा किया जिस बात की तरफ, एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, कलेक्टिव कंससनेस करके हम लोग कहते हैं, सामूहिक चेतना। तो कहा जाता है कि समाज में जो बहुत सारे दुख और तकलीफ जो होती है, साहित्य अकेले नहीं रचा जाता है। ठीक है, लेखक कवि के उसको बैठ कर एकांत में रचता है, लेकिन उसमें अभी प्रमोद जी भी कह रहे थे, यादव जी भी कह रहे थे कि जो उसके जीवन के जो अनुभव होते हैं 30 साल 40 साल 50 साल, और जिन समाजों से मिलता है उन सारे समाज के जो दुख तकलीफ है, जो पीड़ाएँ होती है, वो धीरे धीरे उसके अंदर बसते जाती है। और जब लिखता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो अपने समाज की पीड़ा को सामने लेकर के आता है। जो सामूहिक समाज है, उसकी जो बातें होती है ना, एक एक छोटी छोटी बातें में दिखाई पड़ेगी जब ध्यान से आप पढ़ेंगे। कभी सैलियत की तो चर्चा हो रही है, और कभी भी साहित्य अकेले नहीं चलता है, हमेशा समूह नहीं चलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि और कोई करे लेकिन दवाएं शायद उतना काम नहीं करे, लेकिन जो अच्छा साहित्य होता है, एक और शब्द का मैं इस्तेमाल करूँगा, जिसको हम लोग सोशल हीलिंग कहते हैं। वो समाज के अंदर जो मतलब गड्ढा होता है या जो गैप होता है, उसको भरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मुझे अभी पता नहीं क्यों एक मॉरिशस के लोग गायक की याद आ रही है। अभी प्रमोद जी ने कहा, जब उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था पहली बार मॉरिशस में, मैं उस समय 2010 में मॉरिशस में था, और 12 मार्च वहाँ का राष्ट्रीय दिवस है, शायद पहले भी। तो अरविंद बेसेसर हम मतलब एबीसी में काम करते थे, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में। देवी आप दिल्ली आए हुए हैं भारत से, तो एक गीतकार का हम इंटरव्यू करे जा रहे हैं, अब चलिए हमारे साथ। लेकिन हम शाम को 7 बजे चलेंगे, और हम करीब 2 घंटे का रास्ता तय करके 9 बजे पहुँचे वहाँ पर, उनके घर पहुँचे। गीतकार का नाम था सोना दुनिया, और फिर बहुत देर तक बातचीत हुई। इनका में बातचीत पहले खाएंगे पिए कि फिर बातचीत करेंगे। 11 बजे रात को बातचीत शुरू हुई। तो पहला सवाल अरविंद बेसेसर ने ही पूछा कि आपने गीत कैसे लिखे, कैसे शुरू किया। तो बोली कि एक बार कहीं बड़ी सभा होने वाली थी मॉरिशस में, और बहुत सारे नेताओं का इंतजार हो रहा था। इस बीच क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि कोई और तब तक कुछ इंगेज करे पब्लिक को, और मुझे लोगों ने खड़ा कर दिया, गाँव का लड़का है, गीतों गीत का थोड़ा गाना में सुनाए वहाँ। और उसने कहा कि मैंने जो गीत सुनाया, ये गीत मैंने लिखा था, सुनाया। जो मैं देखता था मॉरिशस में कि लोग बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे फिर वापस लौट के नहीं आते। उसी पर उन्होंने गीत बनाया था कि दादा के पल्ला कुशल का सोच रह गया, हिरामा उड़ल जाला, हिरामा उड़ल जाला। और फिर वो बहुत धूल में बोली। मैं बहुत देर तक गाता रहा। जब गाना समाप्त हुआ मैंने देखा कि बैठे लोग के आंखों में आंसू आ गए थे, लोग चुपचाप बैठ के सुन रहे थे, देख रहे थे। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने मतलब सबको रुला दिया। तब कहा कि वही बैठे बैठे फिर मैंने कहा मैं एक और गीत गाऊंगा, और फिर दूसरा गीत सुनाया उसके बाद कि जिंदगी में काबा खा ल पी ल जी ल। और फिर इसी धुन में लंबा सुनाते रहे। और उसके बाद बोले कि धीरे धीरे जब मेरे गीत गए समाप्त हुआ, मेरा गीत समाप्त हुआ, तो उनकी आंखों के मतलब आंसू जो थे मतलब समाप्त हो गए थे, और लोगों के अंदर थोड़ा उत्साह आ गया था। और आखिरी में कहा कि लोग खड़ा होकर के नाचने गाने लगे थे। उनके आखिरी शब्द को जिंदगी में काबा खा ल पी ल जी ल। और कहा कि मैंने अफ्रीकी जो काले लोग वहाँ गाते थे, जिनकी तरफ बहुत इशारा कर रहे थे, वे भी ऐसे ही रचते थे जब दुख तकलीफ होती थी। तो संगीत हुआ, साहित्य हुआ, कलाएं भी तो हमें एक तरह से रचती भी है और रचने में विवश भी करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी तरफ इनकी किताब में इशारा भी किया, वो पूरी किताब पढ़ नहीं पाया था सैलियत जी की। मैंने कहा भी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे बार बार लगता है कि यह जो संगीत का साहित्य होता है, इसके जरिए हम अपने समाज को, राष्ट्र को भी समझने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1914 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, तो वहाँ के जो समाजशास्त्री थे, राधा कपूर मुखर्जी थे, या कई सारे लोग जो थे, इनके बोस थे, उन्होंने कहा कि भारत को कैसे समझा जाए। और तब उन्होंने भारत को समझने के लिए मतलब टूल्स का जो मतलब वो फाइंड आउट किया, कहा कि भारतीय संगीत के जरिए भारत को समझा जा सकता है, नृत्य के जरिए, स्थापत्य के जरिए, मतलब जो भी है उसके जरिए भारत को या किसी भी राष्ट्र की कृतियों कलाओं के जरिए समझा जा सकता है। दूसरा
मेरा जो स्कूल खुला मतलब समाजशास्त्र का बॉम्बे स्कूल था, सन 1919 में खुला, और वहाँ पर एक सर पैट्रिक गिट्स थे, जो पूरी टीम वहाँ जिस एम एल श्रीनिवासन से लेकर ये थे, तो उन्होंने भारत को समझने का दूसरा रास्ता सुझाया कि भारत के गांव जाति और जनजाति से समझा जाए। और जब मैं शैलेंद्र को हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है शैलेंद्र के अंदर ये सारे तत्व दिखाई पड़ते हैं, भारतीय संगीत या लोक समाज या फिर गांव। जब हम गांव कहते हैं तो ये मान के चलिए कि गांव का मतलब होता है गांव में जो तरह तरह के सामाजिक जो समूह होते हैं जिनमें वर्ण जाति का सारा मतलब वो भी उसका हिस्सा होता है, और कहीं ना कहीं चीजें हमें प्रभावित करती है। तो पूरा जो हमारा संगीत होता है, जो हमारी कलाएं होती है, हमारा साहित्य होता है, इनसे परे नहीं होता है। हम जो है, हमारा जो समाज है, हमारा जो गांव है, जो हमारा समाज है, हमारा जो जनजातीय समाज है, ये सब मिल करके ही मतलब भारत को बनाते हैं। तो शैलेंद्र के गीत भी भारत को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ सोनी जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया इंद्रजीत जी के साथ बैठ करके शैलेंद्र के बहाने मतलब प्रमोद जाए और यादव जी इसके साथ बातचीत है। आप सबके प्रति आभार।